दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा व्रत गुप्ता की लिखी कहानी पंगा मत लेना। टिंग टोंग टिंग टोंग। दूध वाले भोले भैया कब से डोरबेल बजा रहे थे, लेकिन दरवाजा खोलने कोई नहीं आया। अब आता भी कैसे? इस घर में सुबह से लेकर रात तक दरवाजा खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर थी, वो घर की मालकिन उमा मैडम तो आज आराम से चादर ताने सो रही थी। वैसे सो नहीं रही थी, वो बस लेटी हुई थी। आंख तो उनकी आज भी अलार्म से पहले ही खुल गई थी, वही 6:15 पर, जैसे पिछले 22 सालों से खुल रही थी। लेकिन आज आंख खुलने के बाद ना तो उनको बिस्तर छोड़ना था, ना कोई काम करना था और ना ही किसी काम की टेंशन लेनी थी, क्योंकि अब से घर का सारा काम उनके बिना होगा और बेहतर ढंग से होगा। ये बात उनको सख्त लहजे में कल शाम ही समझा दी गई थी, तब जब बाथरूम में उनका पैर फिसला और दाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। अपने हाथ में चढ़ा प्लास्टर देखकर जब उमा मैडम को अपनी टूटी हड्डी से ज्यादा घर के काम की चिंता सताई, तो उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब, ये प्लास्टर अब कटेगा कब तक? आप इसे थोड़ा जल्दी हटाइएगा, वरना घर का काम। वो इतना पूछ ही पाई थी कि पास खड़े उनके पति जोर से बोले, अरे इतनी जल्दी भी क्या है तुमको, है? और ऐसा काम होता ही क्या है घर में? सारा काम तो वो अंजू कर जाती है। काम वाम कुछ नहीं, तुमको बस बीमारी है काम करने की। सही कह रहे हैं पापा आप, घर में जितना काम होता नहीं उससे ज़्यादा मम्मी टेंशन पाल के रहती हैं। पहले विभोर जी बोले, और फिर जब दोनों बच्चों ने भी तसल्ली देने के बजाय ताने कसे, तो उमा मैडम का खून खौल गया। वैसे तो वो ये सारे कमेंट पहले भी कई बार सुन चुकी थी, लेकिन तब ये सब उन चारों के बीच ही होता था। लेकिन आज 14 थे, वो 14 जो यहीं उनके मोहल्ले से उनका हालचाल जानने आए थे, और मोहल्ले वालों के सामने हुई अपनी सार्वजनिक इंसल्ट को उमा मैडम बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने उसी वक्त अपने खौले हुए खून का घूंट पीकर यह फैसला किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो घर का कोई काम नहीं करेंगी और न ही किसी काम की टेंशन लेंगी। इधर उमा मैडम ने घर के कामों की टेंशन लेनी बंद की, तो उधर परिणाम यह हुआ कि दूध वाले भोले भैया घंटी बजा बजा के वापस लौट गए। वो वापस लौटे तो बिस्तर पे आराम फरमाती उमा मैडम मुस्कुराने लगी, ये सोच के कि आज उनके पतिदेव का प्रेशर कैसे बनेगा, क्योंकि चाय बिना विभोर जी बाथरूम का रुख नहीं करते हैं और दूध बिना चाय बनेगी नहीं। वैसे चाय की शौकीन तो अपनी उमा मैडम भी थी, लेकिन शौक कोई सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा थोड़े होता है, और अब बात उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की थी। डोरबेल फिर बज रही थी। दरवाजे पर अंजू है जो घर में काम करती है, इस बात का अंदाजा उमा जी ने वहीं लेटे लेटे लगा लिया था। सालों से यही तो कर रही थी वो। बाइयां और दूध वाले भले ही बदले हों, लेकिन उमा जी का काम वही था। सुबह सबसे पहले उठकर गेट का ताला खोलना, दूध लेना, अखबार उठाकर टेबल पर रखना, चाय बनाना, साथ साथ बच्चों और विभोर को उठाना, नाश्ते की तैयारी करना, अंजू को काम समझाना, पिछले दिन के छूटे हुए कामों के लिए उसको 2-4 बातें सुनाना, उसके काम पर पल पल नजर रखना ताकि कोने में कूड़ा न रह जाए और बर्तनों में साबुन, क्योंकि फिर वो कूड़ा उठाना और बर्तनों से साबुन छुड़ाना ये भी उमा जी का ही काम होता था। अंजू का काम तो सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना था, इसलिए वो ये सब करके फटाफट निकल लेती और इसके बाद वाले सारे एक्स्ट्रा काम उमा जी को ही करने पड़ते। लेकिन ये एक्स्ट्रा वाले काम भी कभी घर के कामों में काउंट हुए हैं भला? नहीं ना। बाकी महिलाओं की तरह उमा जी को भी वही ताना अक्सर सुनाया जाता, अरे काम ही क्या होता है घर में, सारा काम तो बाई कर जाती है। जी हाँ, यही वाला ताना, वो जो उमा जी न जाने कितनी बार सुन चुकी थी। लेकिन क्या करती, सुनती और फिर चुप हो जाती, या फिर कभी कभी झुंझलाहट में आकर वही रटा रटाया डायलॉग बोल देती जो अक्सर महिलाएं बोलती हैं, जब करोगे ना तब मालूम पड़ेगा। वो भी यही कहती थी, लेकिन शायद इस बार जब वो ये डायलॉग बोल रही थी तो माँ सरस्वती उनकी जीभ पर विद्यमान थी, इसलिए बात सच भी हो गई। और विभोर जी और उनके बच्चों को पहले ही दिन से ये मालूम पड़ने लगा कि बाई के जाने के बाद, उसके आने के पहले और उसके घर में रहने पर भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए,
तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। शास्त्री निवास का नजारा आज पूरी तरह से बदला हुआ था, और यह बदलाव ठीक उसी पल से नजर आने लगा था जब सुबह सुबह विभोर जी ने लगभग ऊँघते हुए दरवाजा खोला और अंजू, जो घर में काम करती थी, वो चौंक गई। बोली, साहब आप? मैडम कहाँ हैं? अंजू का चौंकना लाजमी भी था, क्योंकि उसके लिए नजारा उतना ही अनएक्सपेक्टेड था जितना कि अगला वाला विभोर जी के लिए। आज टेबल पे न तो उनका अखबार रखा था और न ही धुआं उड़ाती गर्मा गर्म चाय, वो चाय जिसकी चुस्कियों के साथ ही उनको बाथरूम याद आ जाता था। लेकिन आज उन्हें उमा याद आई थी। मन तो किया कि कह दें कि उमा, कितना मुश्किल है तुम्हारे बिना ये सब करना, पर इतनी जल्दी ये थोड़े बोल सकते थे। बोलते तो ईगो डाउन होने के चांसेस थे। इसलिए किचन में पहुंचे और अंजू से बोले, अंजू जरा चाय बना दे, 1 कप मेरे लिए, 1 कप अपनी मैडम के लिए। इतना कह के वो अखबार लेकर अपनी कुर्सी की ओर आगे बढ़े और बस बैठने ही वाले थे कि किचन से अंजू की आवाज आई, साहब दूध तो है नहीं यहाँ। अंजू बोली तो विभोर जी साइलेंट मोड पर चले गए। क्या कहते, अब तो बस उन्हें समझना था वो सब जो उनको मौन रह के समझाया जा रहा था, है? लेकिन इतनी जल्दी कैसे मान लेते कि उमा के बिना घर के काम करना मुश्किल है। इसलिए कुर्सी से उठे और कुछ अकड़ के बोले, लाता हूँ, यहीं दुकान पे बाहर मिल जाएगा। अब लाना तो था ही, है? सवाल प्रेशर का जो था, जो ना बनता तो भी विभोर जी दिन भर प्रेशर में रहते हैं। इधर उमा जी अब बिस्तर छोड़कर कमरे से बाहर निकल आई थी। उन्होंने अंजू को अपना प्लास्टर दिखाया और आप बीती सुनाई। अंजू अंदर ही अंदर बेहद खुश थी, ये सोच के कि उसको चलते फिरते अब वो वाले इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे। अंजू, ये देख सोफे के पीछे कितना कूड़ा रह गया है। अंजू, संभाल के मांज, कांच के गिलास हैं। अंजू, इतना तेल डालेगी सब्जी में? अंजू, ये कितने दिन का आटा लगा के रख दी तू फ्रिज में, रोज ताजा क्यों नहीं लगाती है? और भी न जाने क्या क्या जो अंजू रोज सुनती, और हर बात पे अंजू को टोकना ही उमा जी का एक्स्ट्रा काम था। और भी बहुत से एक्स्ट्रा काम थे उनके, लेकिन घर में ये एक्स्ट्रा काम किसी और को कहाँ समझ आते थे। उमा जी को पता लग गया था कि घर के सारे ऊंट आ गए पहाड़ के नीचे। शास्त्री निवास में आजकल सुबह से ही हलचल शुरू होने लगती। अब सुबह सुबह भोले भैया से दूध लेना कोई आसान काम थोड़े था, वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक भोले भैया की शक्ल ही नहीं देखी थी, और जब देखी तो पूछ बैठे, कौन हो भाई, क्या काम है? उमा जी का बेटा नींद में था, लेकिन भोले भैया की अकड़ ने उसकी सारी नींद उचका दी। वो बोले, अरे भैया बाल्टी लेके आइए अंदर से, हैं? जब से मैडम गई हैं तब से इस घर में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। बताओ तो सही, हमसे पूछ रहे हैं कौन हो, हैं? इधर भोले भैया अकड़े, उधर लड़के ने भी अकड़ दिखाते हुए साफ कह दिया कि वो सुबह नहीं उठेगा। अब वो नहीं उठेगा तो उनके पप्पा विभोर जी को ही उठना था। क्यों? ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अरे वही प्रेशर। अब विभोर जी सुबह सुबह उठते तो चाय भी बनाते, अखबार भी लाते और साथ साथ स्कूल जाने के लिए बच्चों को भी उठाते। हालांकि वो ये सब कुछ बेमन से करते थे, लेकिन करते थे। पर बहुत कुछ ऐसा भी था जो उनके जल्दी उठने के बाद भी उनसे हो नहीं पा रहा था, जैसे ऑफिस टाइम तक टिफिन का उनके बैग के पास होना। बात सिर्फ टिफिन की नहीं थी, बात अब रुमाल, पर्स, घड़ी, मोजे और उस नीली शर्ट की भी थी जो उनको पूरी अलमारी खंगालने के बाद भी नहीं मिली। अंजू, मेरी नीली शर्ट देखी क्या? उन्होंने घर में काम करने वाली अंजू से पूछा तो आंखें उसकी बड़ी हो गई और गीली भी। बोली, साहब आप हम पे शक कर रहे हैं? अरे हमने तो। इतना कहते कहते वो बहुत देर तक सब पे इमोशनल अत्याचार करती रही, और फिर बाद में उसको मनाया गया ताकि कंगाली में आटा और गीला ना हो जाए। अरे कहीं अंजू भी काम छोड़ के चली गई तो। लेकिन वाकई बहुत कुछ था जो इस घर में अचानक खोने लगा था, और इन खोई हुई चीजों को ढूंढते हुए कुछ इस तरह की आवाजें घर में सुनाई देती। अरे मेरा लैपटॉप का चार्जर कहाँ गया? मेरी साइंस वाली बुक देखी क्या भैया आपने? तूने मेरी शटल कॉक ली है क्या? बता। बाल सुखाने और मेरा ड्रायर नहीं मिल रहा पापा। अपने गायब सामान को ढूंढते हुए बच्चे ये समझ रहे थे कि उनकी चीजों को उठा उठा कर रखना माँ के लिए एक्स्ट्रा काम होता था, लेकिन सार्वजनिक तौर पे उन्होंने भी ये बात नहीं स्वीकारी। अब स्वीकार कर लेते तो उन्हीं की कही उस बात का खंडन ना हो जाता कि
आपसे ज्यादा ढंग का काम तो हम लोग कर लेंगे मम्मा। हमारे बड़े बूढ़े कह गए हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना आसान है लेकिन उन पे अमल करना बहुत मुश्किल। और ये मुश्किल आजकल शास्त्री निवास में डेरा डाले सबको ये एहसास करा रही थी कि जब माँ या बीवी घर के कामों की फिक्र करना बंद करती हैं तो अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। और यहाँ भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा था। अंजू दीदी जो घर में काम करती हैं, उनको अब वो काम भी करने पड़ रहे थे जिनकी बात नौकरी पे रखते वक्त उनसे की ही नहीं गई थी। अब झाड़ू पोछा तो अंजू दीदी का काम था, लेकिन डस्टिंग मैडम करेंगी ये पहले दिन ही तय हो गया था। और उमा जी करती भी थी। उधर अंजू झाड़ू लगाती तो इधर उमा जी हाथ में कपड़ा लेके सोफा, टीवी, टेबल, कुर्सी सब की धूल झाड़ती चलती। इसके अलावा वॉशिंग मशीन से धुले हुए कपड़े निकाल के छत पे डालना हो या फिर शाम को सूखे हुए कपड़े वापस छत से लाना, ये भी उमा जी को ही करना पड़ता। फिर उन कपड़ों की तह बनाकर उनको अलग अलग सबकी अलमारी में करीने से सजाना भी उनका काम था। और ये चेक करना भी कि किसका कौन सा कपड़ा प्रेस नहीं है। हाँ, वो प्रेस नहीं करती थी, लेकिन प्रेस वाले को कितने कपड़े लिए दिए इसका हिसाब तो वही रखती थी। लेकिन अब चूंकि वो ये नहीं कर रही थी तो ये जिम्मेदारी भी उनके पति विभोर जी और उनके बच्चों की थी। और वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाते हुए हर काम धीरे धीरे से अंजू के पाले में सरकाने लगे थे। दीदी देखना तो जरा, मशीन में कपड़े धुल गए क्या? धुले हो तो ऊपर फैलाओ ना। दीदी जाओ ऊपर से कपड़े उतार लाओ जरा। दीदी कपड़े की गठरी जरा धोबी को देना। अंजू भी इंटेलिजेंट थी। उसने बिना नाक भौं सिकोड़े कुछ दिन तो ये सारे काम हंस हंस के किए, लेकिन फिर एक दिन आंखों में आंसू भरकर सबको वो घटना सुनाई जो दरअसल कभी हुई ही नहीं थी। बोली, मैडम अब क्या बताएं, वो मास्टरनी मैडम है ना, कहती हैं या तो बखत पे काम पे आ जाओ या काम छोड़ दो। अब आप ही बताओ, यहाँ भी कितना काम होता है आजकल, और वहाँ भी छोड़ दिया तो हम अपने बच्चों का पेट इतनी सी तनख्वाह में कैसे पाल पाएंगे। धीरे धीरे अंजू ने ये सब बोलकर उमा मैडम और बाकी लोगों के सामने इनडायरेक्टली दो ऑप्शन दिए थे। एक तो ये कि या तो ये एक्स्ट्रा काम हमारे सर से हटा लो या फिर हमारी हथेली थोड़ा ज्यादा गर्म करो। अब तनख्वाह बढ़ाना तो आसान नहीं था क्योंकि उससे घर का बजट बिगड़ सकता था, इसलिए विभोर जी और बच्चों ने ही म्यूचुअली काम का बंटवारा कर लिया। और ये बंटवारा करते करते सबके दिमाग की बत्ती जल गई ये देख कर के घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाने के अलावा बाकी 50 एक्स्ट्रा काम भी होते हैं, उनको कोई और नहीं देखता, कोई और नहीं गिनता। और ये सारे काम पिछले 22 सालों से उमा जी ही कर रही थीं। घर में होने वाले एक्स्ट्रा काम का एहसास बच्चों और विभोर जी को हफ्ते भर में ही हो गया था। और उमा जी भी सब समझ रही थी, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ग्राफ ऊपर बढ़ाने के चक्कर में चुप थी। बोलती भी तो तब जब उनके एक हाथ में रिमोट और दोनों पैर सामने टेबल पे होते। कुछ इस तरह टीवी देखते हुए वो कभी बच्चों को तो कभी अपने पति विभोर जी को आवाज भी लगा के कहती, ला बेटा खाना परस दे, और हाँ गरम करके देना। अरे चाय के साथ कुछ नमकीन नहीं है क्या? लाओ मखाने वाली दाल मोटी उठा ला। अरे सुनते हैं, बाजार से थोड़ा मूंगफली ले आना प्लीज। अब बैठे बैठे क्या करें, मूंगफली चबाएंगे हैं? उमा जी का ये रूप किसी ने नहीं देखा था। पहले टीवी देखते हुए उनके हाथों में कोई न कोई एक्स्ट्रा काम होता था, जैसे मटर छीलना, मेथी, बथुआ, धनिया साफ करना, कोई सब्जी काटना या फिर कुछ बीनना। और अब उनके एक हाथ में प्लास्टर था और दूसरे हाथ में रिमोट। इधर ये सब लोग चकरघिन्नी बन गए थे। सुबह वो अपनी मीठी नींद त्याग कर उठते और उठने के बाद बहुत कुछ याद भी रखते। जैसे मशीन में कपड़े डालने के बाद उसमें सर्फ डाल के मशीन चलाना है, फिर कपड़े निकालकर उनको छत पे सुखाना भी है। खैर ये जिम्मेदारी रिया ने ले ली थी, लेकिन सिर्फ कपड़े डालने की, कपड़े सूखने के बाद नीचे लाने की जिम्मेदारी राहुल की थी और फिर उन्हें तह करके लगाने की वापस रिया की। विभोर जी सब्जी मंडी और पंसारी की दुकान का रुख करने लग गए थे। ये बात अलग थी कि इतना सा धनिया और इतनी सी फ्री मिर्च लाने का हुनर वो कई दिनों के बाद भी सीख नहीं पाए थे, लेकिन और बहुत कुछ सीख गए थे वो। जैसे अंजू के कामों पे नजर रखना, बच्चों को टाइम से उठा देना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर डिसाइड करना। और वो ऐसा डिसाइड करते कि बच्चे हर दूसरे दिन अंजू से पूछते, अंजू दीदी आज फिर से बैगन आलू? और अंजू हाथ खड़े करके कहती, अरे हम क्या करें, साहब ही बोले थे। बस उनके इतना कहते ही बच्चे इमोशनल हो जाते और उनको माँ याद आ जाती। उन्हें एहसास होने लगता कि माँ वाकई कितना कुछ करती रही हैं उनके लिए। लेकिन ये सब ना वो कह पा रहे थे और ना ही विभोर जी।
फील सबको हो रही थी वो कमी जो उमा जी के अलावा कोई और भर नहीं सकता था। एक दिन जब विभोर जी के इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो एक शाम ऑफिस से लौटकर उन्होंने गर्मा गर्म इलायची अदरक वाली 2 कप चाय बनाई और बड़े ही कायदे से ट्रे में लगाकर उमा जी के पास ले गए। कुछ देर उन्होंने यहाँ वहाँ की बातें की और फिर धीरे से बोले, मैं सोच रहा था कि कल डॉक्टर क्या हो आते हैं उमा, पूछाते हैं कि ये प्लास्टर कब तक कटेगा। उन्होंने इतना कहा तो सामने बैठे होमवर्क करते राहुल और रिया भी बोल पड़े, हाँ मामा कल डॉक्टर अंकल से पूछी आते हैं। बच्चे और विभोर बोले, लेकिन उमा मैडम शांत थीं, एकदम शांत। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके होठों पर खिंची मुस्कुराहट की एक नन्ही सी लकीर चीख चीख के ये कह रही थी कि इस बार लिया सो लिया, अगली बार पंगा मत लेना मुझसे, समझे। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।